So let us start with CET JEE NEET questions of gravitation. The time period of an artificial satellite in a circular orbit of radius r is 2 days. So time period of an artificial satellite in a circular orbit of radius r is 2 days. 2 दिन का time period है and its orbital velocity is v0. Orbital velocity is v0 जिसको तुम critical velocity बोलते हो. मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसी को एनसीईआरटी के बुक्स में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. तो ये v0 कौन है, क्रिटिकल वेलोसिटी है. इफ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज 16 डेज, और एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड 16 डेज है, देन इट्स रेडियस of orbit is 4r and orbital velocity is v0. Its radius of orbit is 4r and orbital velocity is v0 by 2. Its radius of orbit is 2r and orbital velocity is v0. Its radius of orbit is 2r and orbital velocity is v0 by 2. तो जिनको अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. दो सैटेलाइट्स है. पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 2 डेज और उसका रेडियस कितना है, ऑर्बिटल रेडियस कितना है, r. और दूसरा सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना है, 16 डेज. और वो जो सेकेंड सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल रेडियस और क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा है. गुड. तो होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर. जिनको अभी भी नहीं समझा, वन लास्ट अटेम्प्ट. पहले सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी v0. पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड 2 डेज. पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस r. दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड 16 डेज. दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस पूछा है. दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पूछा है. तो ये याद रखना, v2 आपसे पूछा है. क्लियर? गुड. अभी क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया. तो टेल मी, हाउ विल यू फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड क्रिटिकल वेलोसिटी? बताओ 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 कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व? डू यू रिमेंबर स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब? याद है? बराबर. आपके पास t1 t2 r1 है और क्या चाहिए, r2. एक काम करेंगे, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. इफ यू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स तो t रेज टू 2/3 प्रोपोर्शनल टू r. बराबर. तो r2 by r1, क्योंकि मुझे r2 फाइंड करना है, r2 by r1 क्या आएगा, r is proportional to t, तो r2 is proportional to t2 upon t1 रेज टू क्या लिखेंगे, 2/3. तो r2 by r1, r1 की वैल्यू कितनी थी, r. t2 कितना है, t2 16. t1 कितना है, 2 रेज टू 2/3. 1 जा एंड 8 जा, 1 जा एंड 8 जा. ओके. तो r2 by r इक्वल टू 8 रेज टू 2/3. 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4. तो ये कितना आ गया, 4. तो r2 कितना आ गया, 4 आ. r2 मिल गया, हो गया. आप क्या चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी. डू यू रिमेंबर क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी? अगर आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ gm बाय r. मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, क्योंकि g और n क्या है, कांस्टेंट्स है. दोनों सैटेलाइट सेम प्लैनेट के अराउंड रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा है. और रिमेंबर मैंने से सीईटी मैंने कहीं पे भी एमएसटी सीईटी नहीं बोला, मैंने बोला सीईटी, क्योंकि आपको पता होगा शायद अलग अलग कॉलेजेस के भी एंट्रेंस एग्जाम थे, उसमें कहीं कहीं पे ग्रेविटेशन है. तो दैट इज व्हाई यू आल्सो नीड टू नो. वो आता है, अगर आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देना है तो वहां पे आता है. गुड. तो क्वेश्चन ऐसा भी चेंज कर सकते थे, एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, दूसरा सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. अगर ऐसा बोला होता तो मास को तुम कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ऑन मास ऑफ प्लैनेट. ये याद रखना. मैंने यहाँ पे क्या किया, जी और एन को क्या ले लिया, कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों सैटेलाइट सेम प्लैनेट के अराउंड थे, दैट इज व्हाई. तो व्हाट विल बी v2 by v1 अंडर रूट ऑफ r1 by r2. तो v2 by v1 will be under root of r1 by r2. v2 by v1, v1 को v0 बोला है, r1 कितना, r1 r. r2 कितना है, 4r.
4r, r और r कैंसल, 1/4 का रूट 1/2, तो v2 क्या आएगा, v0/2। v0/2 और 4r देखो तो कहाँ पे 4r और v0/2, 4r और v0/2, ऑप्शन नंबर बी ना, बराबर। अरे 4r आया कि नहीं, 4r आया, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना आया, v0/2, तो 4r और v0/2, ऑप्शन नंबर बी सही है, डन। क्वेश्चन नंबर 2, a satellite is an elliptical orbit around the earth with aphelion, इसको हम लोग एफहेलियन नहीं बोलते हैं, मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, क्या था क्या, एपोजी। तो विथ एपोजी ऑफ 6 RE एंड पेरीहेलियन मतलब पेरीजी ऑफ 2 RE। तो जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ये पहले से बता दिया, सर्कुलर नहीं है तो क्या है फिर, इलिप्टिकल है। द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल विथ एपोजी एंड पेरिजी ऑफ 6 and 2। तो एपोजी डिस्टेंस इज 6 RE एंड पेरिजी, बराबर ना, पक्का। नियरेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हो, पेरिजी, तो पेरिजी कितना है, 2 RE है, एपोजी कितना है, 6 RE है। वेयर RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज। अब ये इसेंट्रिसिटी एक नया पैरामीटर है विच यू डोंट नो एज ऑफ नाउ, तो पहले तो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर क्या है समझ लो। जब आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में देयर आर वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, या फिर सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। और क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो ऑर्बिट का शेप भी अलग अलग होता है, किसी केस में शेप होता है सर्कुलर, किसी केस में शेप होता है इलिप्टिकल। तो कंपेयर कर लो, इधर यू कैन हैव अ सर्कुलर और यू कैन हैव इलिप्टिकल, लेकिन इलिप्टिकल में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल यू मे हैव हाईली इलिप्स, इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ ज्यादा ही इलिप्स है, मे बी यू हैव इलिप्स बट लेस, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यू मे हैव आल्सो समथिंग लाइक दिस। तो पहले पहले पूरा प्रॉब्लम समझ लो, तो आंसर तो सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है हमको। क्यों यूज करना है इसेंट्रिसिटी, क्यों और कहाँ यूज करना है पहले वो समझ लो आप। होता क्या है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के केस में जैसे मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, you know what is the shape of orbit, circular, right? But if I talk about, let us say Pluto, जो dwarf planet है, revolving around sun, you know what is the orbit, highly elliptical, कुछ ज्यादा ही elliptical है, ओके। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे शेप हो सकते हैं ऑर्बिट के। अब ऑर्बिट का शेप एग्जैक्टली क्या है ये बताने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो गई तो दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई तो हाईली इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1, जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल होगा, वैल्यू 0 होगा तो सर्कुलर। उसका फॉर्मूला होता है RA minus RP upon RA plus RP, where RA is apogee distance, RP is perigee distance. What is apogee distance here? 6 RE. What is perigee distance? 2 RE. So 6 RE minus 2 RE upon 6 RE plus 2 RE. तो कितना हो गया, 4 RE upon 8 RE, तो कितना हो गया 1/2, मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर ए, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सैटर्न ईयर, ये सैटर्न नहीं है, ये सैटर्न। तो सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। इसका मतलब अगर तुम अर्थ पे 30 साल के हो तो तुम सैटर्न पे एक ही साल के होंगे। सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर, यहाँ पे योर एज इज 29.5 और वहां पे 1 ईयर। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 into 10 raised to 8, क्या 10 into 10 raised to 8
अवे फ्रॉम द सन, किलोमीटर होना चाहिए, इट शुड बी इन किलोमीटर्स, बराबर, किलोमीटर होना चाहिए ना। 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होगा ना। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद नहीं किया तुम लोगों को? 1.5 × 10⁻11 मीटर था, तो किलोमीटर में कितना होगा? 1.5 × 10⁸ बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सैटर्न अर्थ के कंपेरिजन में दूर ही होगा ना, तो बाकी 3 नंबर छोटे हैं। अगर अर्थ का डिस्टेंस 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है तो सैटर्न का ज्यादा ही होगा, तो सैटर्न का कितना होगा? 1.4 × 10⁹ बाकी तीनों नंबर छोटे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी सॉल्व करना है तो करो, कोई बात नहीं। यू रिमेंबर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वेर आर इज सेमी मेजर एक्सिस, तो टी रेज टू 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर वही आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ, आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ इज टी सैटर्न अपॉन टी अर्थ रेज टू 2/3। आर सैटर्न, डिस्टेंस ऑफ सैटर्न, ऑर्बिट ऑफ सैटर्न अपॉन अर्थ का कितना दिया हुआ है? 1.5 × 10⁸ इक्वल टू टी सैटर्न 29.5 अपॉन अर्थ के लिए 1 है, 29.5 ईयर अपॉन 1 ईयर रेज टू 2/3। अभी अप्रोक्सीमेटली बता दो, अप्रोक्सीमेटली बता दो मेरे को, 29.5 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 के आसपास, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। वेरी गुड, तो 3 के आसपास आएगा, दैट इज करेक्ट। विल बी जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर क्रॉस चेक, 29.5 का क्यूब रूट 3.08 समथिंग समथिंग, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9.54, 9.547, तो 9.54 इतना आएगा। तो आर एस क्या हो जाएगा? 9.54 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ मतलब ये 14 के आसपास आने वाला है, इंटू 10⁸ 14 के आसपास होगा ही ये। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 14.32, तो 14.32 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मतलब 1.432 इंटू 10⁹ किलोमीटर, यही तो आंसर था। हो गया बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be। मैंने आपको बता दिया था, डू यू रिमेम्बर हमने जब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड किया था, तो तब मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आता है, याद है क्या? याद है? नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं, हमने क्या किया था पहले ये याद रखो। हमने पहला केस सैटेलाइट से सॉल्व किया था, वेयर वी हैव सेड कि सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। अगर सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? क्रिटिकल, और वो क्या होता है? √gm/r। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक राउंड में डिस्टेंस कितना? 2πr। एक राउंड को लगने वाला टाइम कितना? कैपिटल टी। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो √gm/r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πr/t। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लोगे तो gm/r इक्वल टू 4π² r² /t²। फिर ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² इंटू आर क्यूब। तब मैंने आपको ये बताया था कि याद रखो, सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो 4π² इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर मैं टी स्क्वायर वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दूं और आर क्यूब एक्स पे प्लॉट कर दूं तो ये ग्राफ कैसा दिखता है, याद है क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद द स्लोप ऑफ 4π²/gm। मास होता है सेंट्रल बॉडी का। अगर सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो सेंट्रल बॉडी कौन है? अर्थ। अगर अर्थ रिवॉल्व हो रहा है तो सेंट्रल बॉडी कौन है? सन। अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर क्यूब फॉर अ प्लैनेट, प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व होता है? सन।
तो सेंट्रल बॉडी कौन है? सन। तो फिर मास किसका आएगा वहां पे? सन का। क्या आएगा? सन का। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसका तुम फुल सॉल्यूशन करने जाओगे तो कम से कम 8 से 10 स्टेप में भी मोर लगने वाले हैं, मतलब कम से कम तुम्हारा 3 से 4 मिनट बर्बाद होगा। अगर आपको ट्रिक पता है तो आंसर जीरो है। सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर समझ में आ जाएगा कि जीरो है। तो आंसर जीरो कब होता है वो पहले पूरा ध्यान दो। बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, अभी ऐसा क्वेश्चन क्यों कहते हैं उसका भी रीजन होता है। बिकॉज एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना, एग्जामिनर क्या सोचता है कि कहाँ पे टाइम पास करवा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाल देते हैं जहाँ पे एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं है आपको, लेकिन क्योंकि आपको ट्रिक पता नहीं, इसके लिए आप टाइम पास करते बैठे, आंसर तो जीरो आएगा ही। ओके, so let us see the question first. Three masses each of mass m. Important. Three masses each of mass m are placed at the vertex of an equilateral triangle. तो पहला कंडीशन जीरो होने का, तीनों मासेस सेम होने चाहिए। ये पहला कंडीशन है। तो तीनों मासेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे तीनों मासेस क्या होने चाहिए? सेम। तो थ्री मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। वो L प्रिंट नहीं हुआ तो मैं लिखता हूँ ऑफ साइड L as shown in figure. The force acting on mass 2m, center weight 2m mass है at the centroid. Well, by the way, centroid क्या होता है ट्रायंगल का पता होना चाहिए। What is centroid of triangle? तीन एंगल बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट होते हैं उसको क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर है। तो जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हेन व्हाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी है। ओके, देखो ये परपेंडिकुलर हुआ क्या? यस। ये है क्या परपेंडिकुलर? यस। ये है क्या परपेंडिकुलर? यस। तो वेयर दीज थ्री मीट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और आपको ये पता होना चाहिए what is the distance of centroid from each vertex? What is the distance of centroid from each vertex? नहीं, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देना पड़ेगा आपको। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि आंसर जीरो आता है। तो आंसर जीरो आएगा इसका। चलो देखते हैं हाउ। तो यू मे यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीनों वर्टेक्स पे सेम मास है, ए बी और सी। इन तीनों पे मास है सेम, एम एम एम। लेकिन सेंटर पे मास है, सेंट्रॉइड पे मास है 2m। सेंटर नहीं है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे मास है 2m। गुड। तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इसको मैं नाम देता हूं एज पर डायग्राम O। आपको टोटल फोर्स निकालना है इस 2m पे। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो O पे 2m मास है, उसको, उस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए बी और सी। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू ए, इसका डायरेक्शन तो सीधा सीधा ऊपर है। दिस इज फोर्स ऑन O ड्यू टू ए। करेक्ट। फोर्स ऑन O ड्यू टू बी यहां पे आएगा। ये आ गया फोर्स ऑन O ड्यू टू बी। इसके होंगे दो कंपोनेंट्स, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कितना कितना ये बताना पड़ेगा। ये टोटल एंगल कितना था? 60। तो ये कितना हो गया? 30। अगर ये 30 है तो ये कितना है? 30 है ना? क्यों? अल्टरनेट। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? फोर्स ऑन O ड्यू टू बी का कॉस कंपोनेंट, कॉस 30। और ये कौन है? फोर्स ऑन O ड्यू टू बी का साइन कंपोनेंट, मतलब साइन 30। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू C, डायरेक्शन वाइज ऐसा है। दिस इज फोर्स ऑन O ड्यू टू C। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस और एक साइन। ये आ गया फोर्स ऑन O ड्यू टू C कॉस 30
और ये आ गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी साइन 30। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि तीनों वर्टेक्स पे सेम मास होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। तीनों वर्टेक्स पे अगर सेम मास नहीं हुआ तो फिर फोर्स जीरो नहीं होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस एट द फर्स्ट। उससे क्या होगा, व्हाई, बिकॉज यू नीड टू नो force on O due to A, force on O due to B and force on O due to C, इन सबका मैग्नीट्यूड आएगा सेम, G M1 M2। What is M at the center? 2M। What is M at A? मास एट A कितना था? M। तो 2M into M कितना हो गया? 2M स्क्वायर। G M1 2M, M2 M, तो 2M into M 2M स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बताओ तो डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स? ये तो मैथ्स का पार्ट है, इसमें तो फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। साइड बाय रूट थ्री कितना? साइड बाय रूट थ्री, एल बाय रूट थ्री, एल बाय रूट थ्री, तो एल बाय रूट थ्री। चलो समझो कि मेरे को पता ही नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, तो क्या करेंगे? साइड कितना था? साइड एल, वेरी गुड। उसका आधा कितना हो गया? एल बाई टू। ये एंगल कितना था? 30। 30, ये कितना है? तो ये कितना है? 60। तो ये 30 60 90 ट्राइंगल है। कम से कम 30 60 90 ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। चलो वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं। मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुमको एक नहीं पता तो दूसरा, दूसरा नहीं पता तो तीसरा। व्हाट इज साइन 60? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है? कितना है? एल बाई टू। और हाइपोटेन्यूज तुमको फाइंड करना है ना, तुमको यही तो फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स, मतलब एक्स। सही है। व्हाट विल बी एक्स? एल बाई टू अपॉन साइन 60। व्हाट इज साइन 60? रूट थ्री बाई टू। तो एल बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, टू टू हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? एल बाई रूट थ्री। तो अभी अगली बार से याद होना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि फिजिक्स का प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपका मैथ्स वीक है। ये तो बेसिक चीजें है, तो पता होना चाहिए। तो एनीवेज, व्हाट इज डिस्टेंस? एल बाय रूट थ्री का स्क्वायर। व्हाट इज टोटल फोर्स? रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, थ्री ऊपर जाके सिक्स, तो सिक्स जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आ गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसको मैं एफ बोल देता हूं। तो एक बात बताओ, ये एफ ओ बी कॉस 30 और एफ ओ सी कॉस 30 क्या होंगे? कैंसल। इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, कैंसल आउट, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बचा कौन? कौन बचा? ऊपर एक बचा, कौन? कौन है ये? एफ ओ ए। और नीचे दो कंपोनेंट्स है, कौन से दो? एफ ओ बी साइन 30 और एफ ओ सी साइन 30। सही है? सही है ना? एफ ओ सी साइन 30 और ये क्या है? एफ ओ बी साइन 30। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है देख लो, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हाउ मच इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स? बताओ, बताओ। एफ ओ बी साइन 30 प्लस एफ ओ सी साइन 30। लेकिन एफ ओ बी और एफ ओ सी को क्या नाम दिया तुमने? एफ। तो एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30 बराबर क्या? तो कितना आ गया? 2f साइन 30। व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो 2f इंटू 1/2 मतलब कितना? f। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? कितना है ये? f। और ऊपर एफ ओ ए कितना था? f। तो ये दोनों भी क्या हो गए? कैंसल। तो देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस आल्सो कैंसल आउट। व्हाट इज टोटल फोर्स? जीरो। मैं तो पहले बता दिया था, जीरो आंसर आएगा। अब एक मिनट ध्यान दो, ये ट्रिक कैसा बनता है वो समझिए। अगर
अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है और वर्टाइसेस पे सेम मास है, तीनों वर्टाइसेस पे सेम मास है, तो सेंटर पे तुम कोई भी मास रख दो, फोर्स जीरो होने वाला है। M2M 3M 4M 5M जो रखना है वो रख सकते हो। दैट इज अ ट्रिक। ये सेम ट्रिक जाएगा फॉर रेक्टेंगल, फॉर स्क्वायर। तो वर्टाइसेस पे अगर सेम मास है तो नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड इज जीरो इन केस ऑफ ट्राइंगल। खत्म। The acceleration due to gravity and density, action due to gravity and density of Earth are related by which of the following relations? Where G is gravitational constant, RE is the radius of Earth. बहुत simple सा question है. What is the relation between action due to gravity and density? Very simple. चलो कौन बताएगा मेरे को what is the formula of G? Gm by R square. Very good. Density equation में density कहाँ से लाएंगे? Mass. What is mass in terms of density? Density into volume. So density into volume. What is volume? What is volume of Earth if you take Earth as sphere? 4 by 3 pi r cube. Square नहीं cube. Cube. बराबर? वो r square है, ये r square है, ठीक है, लेकिन वो cube है, तो ये हो गया कैंसल। डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी एक साइड पर रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इक्वल टू ये 3 वहां जाएगा, मतलब 3g अपॉन अपॉन 4 पाई जी इंटू हो गया। देखो तो कहां पे है? 3g 4 पाई जी इंटू आर, 4 पाई जी इंटू आर। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct? Acceleration due to gravity increases with increasing altitude. Altitude मतलब हाइट, तो हाइट बढ़ेगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? Acceleration due to gravity increases with increasing depth, ऐसा होता है क्या? नहीं। Acceleration due to gravity increases with increasing latitude, ऐसा होता है? यस। इक्वेटर से जब तुम पोल पे जाते हो, इक्वेटर से जब ऑब्जेक्ट पोल पे जाता है तो लैटिट्यूड बढ़ता है, और लैटिट्यूड बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। क्या लिखना है तुमको? सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन याद है ना? व्हाट इज जी थीटा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व किया है, मैंने बताया था कि जेई नीट में आया है क्वेश्चन। The dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center of Earth, assumed to be a sphere of radius r of uniform density, is shown in which of the following figure? मतलब चार डायग्राम दिए हैं और पूछा कि करेक्ट कौन सा है। g का वेरिएशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विथ r कहां से मेजर किया तुमने? सेंटर से। याद है क्या इसका सॉल्यूशन? नहीं याद है तो बता सकता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। none of you should be talking of course but paying attention here also. If you remember मैंने आपको बताया था कि हम एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट को डिनोट कैसे करते हैं? GH से, और डेप्थ को डिनोट करते हैं GD से। अब मैंने बताया था कि अब दोनों को कॉमन नोटेशन दे देंगे। क्या बोलेंगे दोनों को? G डैश। तो व्हाट इज G डैश? एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एनीवेयर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू हाइट, कहीं पे भी हो तो क्या बोलोगे उसको? G डैश। और डिस्टेंस क्या है? R। कहां से मेजर कर रहे हो? सेंटर ऑफ अर्थ से।
मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस कहीं से तो मेजर होगा, तो बेटर कहाँ से करोगे, सेंटर से। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जी की वैल्यू हाइट पे कम होती है, डेप्थ पे कम होती है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे। तो हमने क्या किया था याद है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया था यहाँ पे, और हमने इसको बोला था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। उसकी वैल्यू होती है 9.8, तो तुम यहाँ पे चाहो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हो। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हुई तो कहाँ पे हो, डेप्थ पे होगी, हाइट पे होगी। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हुई तो आर यू इनसाइड द अर्थ और आउटसाइड द अर्थ, इनसाइड। मतलब दिस साइड इज फॉर डेप्थ एंड दैट साइड इज फॉर अल्टीट्यूड। देन हमको ऑलरेडी पता है डेप्थ में या अल्टीट्यूड में जी का वैल्यू कम होने वाला है, वो पता ही है। लेकिन वो ग्राफ कैसे दिखेगा, उसके लिए हमने दो केसेस लिए थे। तो पहले डेप्थ के लिए सॉल्व किया था हमने, व्हाट वाज द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, जी इंटू 1 - d/r, ऐसे ही था। व्हाट इज जी डी, जी इंटू r - d/r। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जी डी नहीं, किससे नोट करेंगे, जी डैश। व्हाट इज r - d, स्मॉल आर, था ना स्मॉल आर, r+h या r-d। r-d मतलब तुम अर्थ के सरफेस के नीचे हो, r+h मतलब तुम सरफेस के ऊपर हो, दोनों को किससे नोट करोगे, स्मॉल आर से। और ये कैपिटल आर एज इट इज। देन इफ यू सी, ये कौन है, ये वाई एक्सिस, ये कौन है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन है, कांस्टेंट है, कैसा है, स्लोप जैसा है। तो डेप्थ पे क्या फॉर्मूला आया, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कहां से पास होता है स्ट्रेट लाइन, वो कहां से, ओरिजिन से। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देख लो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा तुमको, कर्वेचर नहीं, राइट। ठीक है, लेकिन दूसरा केस भी सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व सेकंड केस आल्सो। एट अल्टीट्यूड, एट अल्टीट्यूड मतलब एट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, जी एच इक्वल टू जी r/r+h का स्क्वायर। जी एच को क्या लिखेंगे, जी डैश इक्वल टू जी r/स्मॉल r का स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू GR² r⁻², आर स्क्वायर ऊपर जाके -2। ये कौन है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ये कौन है, y एक्सिस है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, x⁻²। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x⁻²। ये ग्राफ कैसा दिखता है याद है क्या, फॉलिंग ग्राफ होता है क्या, फॉलिंग ग्राफ, यस। फोर्थ नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, ईच ऑफ मास, मास लिखा नहीं है मतलब सेम मास m। चार पार्टिकल है, चारों का मास सेम है, ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, साइड भी लिखा नहीं है, साइड l होना चाहिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ये चार ऑप्शन में जहां जहां तुमको वन दिख रहा है ना ब्रैकेट के बाहर, वो वन नहीं है, वो n है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चार पार्टिकल है, चारों का मास सेम है, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अब अच्छे से तुम थोड़ा पहले फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं वो समझ लो। यहाँ पे सबका ध्यान, यहाँ पे मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बीच में, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू मासेस, -G m1 m2 by r, where r is distance between mass 1 and mass 2. What is the potential energy of the system of three masses? हो गया, बस दो मासेस तक पता था, तीसरा मास पूछा तो पता नहीं। तो अब फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं वो समझ लो। जब आपके पास दो मास हो, ओनली टू मासेस, तो नॉर्मली थ्योरी में, थ्योरी क्लासेस में आप सिर्फ दो मासेस का ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हो।
तो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज माइनस जी m1 m2 बाय r। अब मैं थोड़ा सिस्टम को चेंज करूंगा और ये जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ वैसा ही याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर लाइक दैट ओनली। अब सपोज मैंने 3 मासेस ले लिए, आई जस्ट टेक 3 मासेस, लेट अस से दिस इज m3। The distance between 1 and 3 is r13, between 1 and 2 is r12, and between 2 and 3 is r23। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, माइनस डी तो सब में ही होगा, माइनस डी सब में होगा। इसके बाद ऑल कॉम्बिनेशंस, 1 2 और 3 के 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 1 3 2 3। तो कैसे याद रखोगे, m1 m2 अपॉन r12 प्लस m1 m3 अपॉन r13 प्लस m2 m3 अपॉन r23। हो गया। तो 3 मासेस अगर है तो 3 टर्म्स है, m1 m2 अपॉन r12, m1 m3 अपॉन r13 एंड m2 m3 अपॉन r23। ये 3 मासेस का था। अगर चार चार लाते हैं तो क्या होगा, 4 लाते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो। सिंपल सिंपल है। देखो 1 2 3 4, 1 2 1 3 1 4। तो 1 2 3 4 पहले के दूसरे के साथ फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ। तो 1 2 1 3 1 4। अभी 2 1 नहीं करना क्योंकि 1 2 हो गया तो 2 1 वापस 2 करोगे, तो क्या करोगे 2 3 और 2 4, 2 3 और 2 4, फिर बचा कौन 3 4। तो 6 टर्म्स, राइट, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, माइनस जी m1 m2 अपॉन r12 प्लस m1 m3 अपॉन r13 प्लस m1 m4 अपॉन r14 प्लस 1 1 के तीनों हो गए कॉम्बिनेशन, m2 m3 अपॉन r23 प्लस m2 m4 अपॉन r24 प्लस m3 m3 m4 upon r34। This is the potential energy of a system of 4 particles। अब तुम्हारे पास जो 4 पार्टिकल थे वो कहाँ रखे थे, स्क्वायर के वर्टेक्स पे। तो हमारे पास जो 4 पार्टिकल है, मैं ये फुल फ्लेक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमको सिर्फ आंसर देख के ही, ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाता है इसका। तो पहले पूरा मेथड समझ लो फिर शॉर्टकट। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न complete method, then we will see how to make shortcuts। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं जस्ट बाय नोइंग सम ट्रिक्स। 1 2 3 और 4, आपको जैसा नंबर देना है वैसे दे दो, 1 2 3 एंड 4। साइड का लेंथ क्या था l, तो ये भी l, ये भी l और ये भी l। तो डिस्टेंस r12 कितना है, कितना है l, r23 कितना है l, r34 कितना है l, r14 कितना है l। तो 4 डिस्टेंस l है, याद रखना। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस r13 एंड r24, √2l, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बन गया, एक साइड l दूसरा साइड l, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √2l। तो r13 और r24 ये क्या आएंगे, क्या आएंगे ये √2l। देन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। तो u इक्वल टू माइनस जी। अब एक चीज और याद रखो, सारे मासेस सेम थे, तो m1 m2 m1 m3 m1 m4 m2 m3 m2 m4 m3 m4 क्या होगा m स्क्वायर। तो सबका सब कॉमन, क्योंकि ये सारे मासेस क्या है सेम, तो कॉमन, तो कॉमन कौन आ गया m स्क्वायर आ गया। m स्क्वायर दिख रहा है, m स्क्वायर, यस, राइट। अब व्हाट इज r12 l, वो छोड़ो, टोटल टर्म्स कितने हैं 6, 6 में से 4 डिस्टेंस क्या है l, तो 1/l 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 4 बार आया, तो क्या आएगा, अब क्या आएगा 4/l, बराबर। दो डिस्टेंस कितने हैं √2l, तो 1/√2l और 1/√2l कितना हो गया 2/√2l, तो 2/√2l आ गया ऐसा, यस, गुड, बराबर। अब अच्छे से अगर देखोगे
तो यू सी ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिख रहा है, 2 या रूट 2 जो भी है, तो यू इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, जी एम स्क्वायर बाय एल, एल आ गया कॉमन, 4 प्लस 2 कॉमन निकालो, चलो ठीक है 2 कॉमन निकालो, लेट्स टेक आउट 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा 1/√2, देखो तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी -2 जी एम स्क्वायर बाई एल, 2 + 1/√2 हो गया डन। ओके, तो लेट मी गिव यू अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली डायरेक्टली यू कैन मार्क द ऑप्शन, बहुत सिंपल है। सिस्टम क्या है, स्क्वायर, हर एक वर्टेक्स पे एक एक मास है, स्क्वायर है स्क्वायर, और मासेस क्या है सेम। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्या आता है m1 m2, डिनोमिनेटर में क्या होता है डिस्टेंस, ये याद रखना, और माइनस जी होता है साथ में हमेशा ऑलवेज। अगर 4 पार्टिकल्स है टोटल 6 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि 1 2 1 3 1 4 तीन कॉम्बिनेशन हो गए, 2 3 2 4 और 2 हो गए, और 3 4 ये लास्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में एक चीज न्यूमरेटर में कॉमन दिखेगी आपको, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस, m1 m2 m1 m3 m1 m4 m2 m3 m3 m4 और m2 m4, ऐसा टोटल 6 है। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4 सारे मासेस सेम थे, तो 6 के 6 m1 m2 m1 m3 ये सब क्या आएगा m स्क्वायर, माइनस जी वो सब में था, और m स्क्वायर भी सब में है, बाहर आ गया, तो क्या आ गया -g m²। अब ब्रैकेट के अंदर टोटल 6 टर्म्स बचे, जिसमें सिर्फ 1 अपॉन डिस्टेंस है, 1/r12 प्लस 1/r13 प्लस 1/r14 प्लस 1/r23 1/r24 1/r34, ये 6 में से 4 डिस्टेंस l थे और 2 डिस्टेंस √2l थे, मतलब 4/l प्लस 2/√2l, है ना। -g m² ऑलरेडी बाहर है, 4/l प्लस 2/√2l, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2/l, 2/l, 4/l में से 2/l बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, 2/√2l में से 2/l बाहर आ गया, क्या बचा, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसमें 2 प्लस 1/√2 दिखना चाहिए, 2 प्लस 1/√2 दिखना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, कौन सा, ऑप्शन बी, बराबर। और बाहर कौन कौन गया, -g m², 2 और डिनोमिनेटर में n, तो -2g m²/l। तो ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही नहीं पड़ते, तो जितना तुम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ट्रिक्स अपने आप बनाओगे। आगे जाके हम और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाएंगे जिसका आंसर हम ओरली करने वाले हैं। अभी तो पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में पोटेंशियल भी पूछ लेंगे आपको। तो अभी अगला क्वेश्चन, ओके। अब एक मिनट और यहाँ ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये जानबूझ के ऐसा रखा है, आगे इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन पता है तो वो क्वेश्चन वैल्यू देख के सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m is raised to height nre from earth surface। एक बॉडी है जिसको तुमने रेज कर दिया, कहाँ लेके गए, हाइट पे, कितनी हाइट पे, nre, कहाँ से लेके गए, अर्थ के सरफेस से। तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे। अब क्या पूछा है, क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही पूछा है ना। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर। क्यों आर, क्योंकि इनिशियली कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे, तो डिस्टेंस उसका सेंटर से कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। कहाँ लेके चले गए, हाइट एन आर पे, तो क्या लिखोगे, -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। व्हाट इज एच, एन आर ई, एन आर मतलब एन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे ही है ना। हाइट इज कितना
NRE, सिर्फ मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, बस उतना ही डिफर। गुड। तो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्या कॉमन निकला? आर, तो 1 + n। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर 1 + n, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस और इनिशियल में वापस माइनस, तो क्या हो गया? प्लस। क्या आ गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, क्या कॉमन निकालता है? निकाल लो। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये आ गया कॉमन। आ गया। पहले टर्म में क्या बचा? -1/1 + n, ऐसे आएगा। दूसरे में क्या आएगा? ओनली 1। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर 1 - 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ। 1 + n × 1 = 1 + n। 1 + n -1/1 + n, सही है। हो गया। 1 1 कैंसल। तो क्या आ गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, क्या लिखू यहाँ पे? n/1 + n, मतलब n+1, एक ही बात है। है ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे ऐसा कैसा सी? रुको रुको। व्हाट इज एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ? व्हाट इज जी? Gm/r²। तो Gm क्या आ जाएगा? Gr²। तो यहाँ पे डेल्टा यू में Gm की जगह पे क्या लिखोगे? Gr²m/r, n/n+1, सही है। तो हो गया, क्या कैंसिल हो गया? हाँ, क्या आ गया? mgr × n/n+1, mgr n/n+1, बराबर। हो गया। आंसर तो आ गया। वेट, ध्यान ध्यान दो। ये एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3 या 4 में भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोलते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 2 re फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 3 re, 4 re, 5 re। अगर 2 re बोला होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। nre की जगह पे 2 re, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो पुट 2/3 mgr, खत्म आंसर। 3 बोला होगा तो 3/4 mgr, डन। राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर ये याद रह गया तो अपने आप अगले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।